हेलो दोस्तों, मैं साहिब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजू एरा में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पता है, कल हमने रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू किया था और उसे लगभग उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कल कुछ जो फैक्ट थे, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वो रह गए थे, तो मैं आज उन्हें लिखवा देता हूँ। दोस्तों, ऐसा हो जाता है कि कभी बीच बीच में चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन्हें लिखवा देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी जो खोज करी थी, वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। दोस्तों, हमने WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात की थी, तो उसके उनका जो कभी कभी उनका रेशियो पूछ लिया जाता है, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनका रेशियो पूछ लिया जाता। तो इनका जो रेशियो होता 600, रेशियो 1 और रेशियो 40। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता। अधिकतर तो WBC और RBC का ही पूछा जाता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इसका भी पूछ ले, तो इसका भी हमने लिख दिया यहाँ पर किस प्रकार इनका रेशियो होता। और एक चीज और रह गई थी, जो इसकी RBC की माप होती है। RBC की जो माप होगा, इसे किस का नाम था? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर में इसे मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहेगा ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे सही कर देते हैं। हीमोसाइटोमीटर होता है, हीमोसाइटोमीटर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मानव का जो रक्त वर्ग, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप किसने बताया? ए ब्लड ग्रुप, बी ग्रुप। दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए 1940 में, 1900 में, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों, इन्होंने क्या काम करा? हमारे जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है? RBC होती है। इन्होंने क्या काम करा? एक RBC ली और इस RBC का अध्ययन करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया? एक यहाँ पर इसकी सतह पर, RBC की सतह पर एक प्रोटीन पाई गई, जिस प्रोटीन का नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या नाम था? ग्लाइकोप्रोटीन नाम की एक प्रोटीन पाई गई, जिसका क्या नाम था? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसे इन्होंने नाम दे दिया ए। ठीक है, ये जो थी, ये दो प्रकार की थी। एक को तो इन्होंने ए कह दिया, दूसरी को कह दिया बी। ठीक है दोस्तों, और क्या कह दिया? एक और एंटीजन नाम दे दिया इसको, एंटीजन। जब इसको एंटीजन नाम दे दिया, ठीक है। एक RBC, भाई ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर करी। कब करी? सन 1900 में करी। और इसके बाद इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। क्यों? मेडिकल के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिल गया। कई बार पूछा गया कि कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी, उन्हें कब मेडिकल के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एक इन्होंने RBC ली। RBC में एक प्रोटीन, इसकी सतह पर एक प्रोटीन पाई गई, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा। इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही इन्होंने एंटीजन बोल दिया। एंटीजन कौन सा? ए एंटीजन और बी एंटीजन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे फिर क्या था भाई? यहां तक ले लिया। फिर इन्होंने क्या काम करा? भाई, जिसमें एक ये RBC ली उन्होंने, इसमें एक यहाँ प्रोटीन पाई गई, जिसमें ए एंटीजन पाया गया, उसे ए कह दिया। ठीक है, जिसमें फिर एक RBC ली, इसमें क्या काम करा?
इसमें ए एंटीजन भी था और बी भी था, तो इसे ए और बी दोनों, तो यहाँ से क्या ए बी बनी, इसी को ग्रुप बना दिया, ए बना दिया, और यहाँ क्या बना दिया, ए बना दिया। और जिसमें क्या था, जिस आरबीसी में केवल क्या था, बी था, उसे बी ब्लड ग्रुप कह दिया। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों हो क्या रहा था, जब इन्होंने इतना खोज करने के बाद में क्या काम करा, जब भाई रक्त आदान प्रदान हो रहा था, जिसे किस चीज की जरूरत पड़ती थी, मान लो किसी में रक्त की कमी होगी, रक्त की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो जिसमें रक्त की कमी होगी तो हम उसको भाई ए वाले को ए दे रहे थे, बी वाले को बी दे रहे थे। तो उसके बाद में भी क्या हो रहा था, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्या हो रहा था, लोग फिर भी मर रहे थे। भाई इसका मतलब क्या था कि भाई और भी कुछ इसमें ऐसी प्रोटीन है जो पाई जा रही है जिससे कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों क्या था भाई, ये तो आरबीसी की बात थी, आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा था, है ना। उसके बाद में क्या है, अब एक प्लाज्मा में प्रति इसके प्रति पाया जा रहा था, जिसे क्या बोल रहे थे हम, जिसको बोलेंगे एंटीबॉडी। भाई इस ग्लाइकोप्रोटीन को देखो, मैं चार्ट बना देता हूँ, ठीक है भाई। आरबीसी में तो ग्लाइकोप्रोटीन पाया गया, इसे इन्होंने एंटीजन बोल दिया, ठीक है। एक इसके प्रति एक प्रोटीन प्लाज्मा में पाया गया, जिसे एंटीबॉडी बोल दिया गया, एंटीबॉडीज को जो इसको तो हम भाई जैसे ए पाया गया, ए बी और O, तो जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा था उसे हम ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया था इन्होंने। इसे हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। अब आगे देखते हैं, जिसमें जैसे ए है, ए एंटीजन है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे, किसमें कौन सा एंटीबॉडीज और कौन सा क्या पाया जाएगा, ठीक है। तो चार्ट के माध्यम, अब इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे पूरे को। ये ग्लाइकोप्रोटीन की बात होगी, एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं, हमारी प्लाज्मा में बनती हैं। आगे अब इसका चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। एंटीबॉडीज और एंटीजन को मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अब हम चार्ट तैयार करते हैं यहाँ पर एक, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए, तो उसमें ए एंटीजन पाया गया, इसमें बी है, इसमें बी एंटीजन, इसमें ए बी है तो ए बी एंटीजन, जिसमें ओ है, यानी कि जिसकी आरबीसी में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं था, उसे हमने ओ कह दिया, ओ वर्ग बोल दिया, ठीक है। तो इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा, इसमें ए एंटीजन, इसमें बी, इसमें ए बी। अगर एंटीबॉडी की बात करो तो इसमें कौन सा होगा, ए एंटीबॉडी होगा, इसमें बी एंटीबॉडी होगा, है ना। और इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए व बी। तो इस माध्यम से समझेंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके हर एग्जाम में काम आने वाली ये चीज है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप कहीं भी देख लेना, अपनी बुक उठा के देख लेना, बिल्कुल जितना होना चाहिए ना किसी भी सरकारी एग्जाम्स के लिए, जितने पूछा जाता है वो पूरा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हमने रक्त परिसंचरण की पूरी वीडियो गई थी, उसको देख लेना, ठीक है सर। देखो तो अब हमने यहाँ तक बात कर ली, किसमें क्या एंटीबॉडीज किस चीज में पाई जा रही थी, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ पाया जा रहा था, मानव की जो आरबीसी है उसके अंदर पाया जा रहा था, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों। हमें केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि हमें पीएचडी करनी किसी टॉपिक पर। अगर हम इसी को रख को पढ़े जाएं ये खत्म ही नहीं होने का। इस लेवल से पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है और सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद में हम तक हमारी बात होगी। तो अब जो एक आगे प्रश्न जो पूछा जाता है हमसे, वो किस प्रकार पूछा जाता है, देखो वो पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर जो हमारा वो। अब आगे चलते हैं, हम आरएच फैक्टर की बात करते हैं। आरएच फैक्टर क्या है, यानी कि आरएच तत्व। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
दोस्तों क्या था कि जब इतना कुछ खोज होने के बाद में क्या हुआ कि हमने सभी ब्लड ग्रुप्स की खोज कर ली और आपस में रक्तदान मतलब रक्त किसी को जरूरत पड़ती थी उसको रक्त देते थे और ले लेते थे। तो कुछ केस में ऐसा हो रहा था कि लोग मर रहे थे, कुछ कुछ में ऐसा हो रहा था कि भाई सही सर्वाइव कर जा रहे थे, सही चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि भाई इन्होंने क्या काम करा, जब जैसे हमने ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है और बी का बी को दिया, तो एक केस तो ऐसा है कि उसमें सर्वाइव कर जा रहे हैं, दूसरा केस ऐसा है कि उसमें आदमी मर जा डेथ हो रही है यानी कि मर जा रहा है। तो उन्होंने लैंड स्टीनर और एक वैज्ञानिक और आया वीनर ने, उन्होंने रिसर्च करा कि भाई ऐसा क्या बात है कि एक केस तो ऐसा आ रहा है कि भाई जी रहा आदमी, किसी को हम ब्लड दे रहे, एक केस ऐसा आ रहा है कि उसमें आदमी मर रहा। तो उन्होंने क्या काम करा, फिर दोबारा से भाई आर 1940 में इन्होंने क्या काम करा, उसके बाद में आरबीसी ली, फिर से आरबीसी ली और किसकी ली, दक्षिण अफ्रीका के रीसस नामक बंदर की। जो ये आरएच पढ़ा था वो किसका है, रीसस नामक बंदर की आरबीसी ली। भाई सबसे पहले कोई भी रिसर्च होगा वो किस चीज पर होगा, मतलब जंतुओं पर ही होता है, जो जानवर होते हैं। भाई डायरेक्ट मानव पर तो नहीं कर सकते ना, पहले कोई भी रिसर्च है। अब लेटेस्ट देखो आप, कोरोना वैक्सीन चल रही है, उसका भी किसी और पर ही रिसर्च किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट मानव पर हम नहीं कर सकते रिसर्च। तो उन्होंने क्या काम करा, रीसस नामक बंदर की आरबीसी ली और उसमें क्या देखा, उसमें देखो कि भाई एक विशेष प्रकार की और प्रोटीन पाई जा रही है। पहले तो हमने देखा था ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद में एक प्रोटीन और पाई जा रही थी, उन्होंने इसी का नाम आरएस दे दिया, आरएस फैक्टर रख दिया, आरएस फैक्टर रख दिया, आरएस फैक्टर रख दिया। तो उन्होंने क्या काम करा कि जैसे ये है, कोई आरबीसी है, कोई आरबीसी है, इसके अंदर ए है, भाई ए एंटीजन है और ए एंटीजन साथ में आरएच भी है, तो इसको हमने ए पॉजिटिव दे दिया, इसको बता दिया हमने ए पॉजिटिव। अगर मान लो ये आरबीसी है, इसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है ना, तो कौन सा ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और इसमें क्या है, आरएच भी है, आरएच फैक्टर भी है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, ए बी पॉजिटिव। और जिसमें नहीं पाई जा रही, जिसमें सपोज करो किसी की आरबीसी में आरएच नहीं पाया जा रहा है, आरएच नहीं पाया जा रहा है, तो उसे क्या कह देंगे, ये नेगेटिव। तो भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव का मामला कहां से आया, ये समझ चुके होंगे आप। ठीक है, तो कौन वैज्ञानिक कौन कौन से थे, भाई वैज्ञानिकों के बारे में एक और समझो, एक बात देखो बता देता हूं दोस्तों। आरएच फैक्टर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आरएच फैक्टर 1940 में एक लैंड स्टीनर, दोस्तों बहुत प्रश्न पूछा जाता, प्लस दूसरा था वीनर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे आरएच फैक्टर यानी कि दक्षिण अफ्रीका के रीसस बंदर पर काम किया था, रीसस बंदर पर काम किया था। क्या था कि जब अगर कोई आरबीसी है, अगर इसमें आरएच है तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव। अगर मान लो आरएच नहीं है तो उसे क्या कह देंगे, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आगे देखते हैं जिसमें दोस्तों यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर की बात कर लेते हैं। देखो जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। ठीक है, जो ओ होता ओ नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये सभी के लिए क्यों दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी होता, कोई भी एंटीबॉडीज इसमें नहीं होता, इसीलिए क्या है भाई ये सभी का क्या करेगा, सभी का एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा रक्तदाब की। दोस्तों है होता क्या है, मान लो अब वायुमंडलीय दाब, आप कहोगे भाई वायुमंडल का दाब है, वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर क्यों इफेक्ट नहीं कर पाता,
उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हमारी धमनियों पर दाब लगाता। किससे ज्यादा? वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब कौन लगाता? हमारा ब्लड लगाता हमारे शरीर में। तो इसीलिए क्या होता है, हमें वायुमंडलीय दाब का कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। ठीक है, जो हमारे रक्त का दाब है, जो ब्लड प्रेशर है, हम बात भी कर रहे हैं बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर जो मापा जा रहा है ना, वो किससे हो रहा है? स्फेग्नोमोनो। हां तो वो ऐसे भी जाए 2 मिनट का एक बड़ी वीडियो कॉपी करनी है 40 जरा से मूवी में एक मिनट आपको वो बता दूं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया कि हमारा जो रक्त दाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमोनोमीटर के द्वारा हमारा क्या जाता है? रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है, और स्फेग्नोमोनोमीटर को होता क्या है दोस्तों? डॉक्टरों के पास आपने देखा होगा, वो हम आप भी गए होंगे कभी या आपके घर वाले कभी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा एक इतना बड़ा यंत्र सा धरा रहता, उसके द्वारा ही मापा जाता है। डॉक्टरों के पास वो जो होता है वो स्फेग्नोमोनोमीटर ही होता है। वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में। और क्या होता होना कितना चाहिए उसमें? क्या भरा हुआ होता? पारा भरा हुआ होता। और 80 से 120 मिलीमीटर mg ये होना चाहिए, यानी कि इतने पारे में इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे क्या कहा जाएगा? अभी अगर आगे आ रहा तो ये बताइए ना चाहिए तान करना अभी चाहिए। अरे सीरियसली वीडियो नहीं है वीडियो, यानी कि उच्च तो देखो आइए बता आपकी उच्च रक्तदाब क्या कहेंगे हम? हाइपरटेंशन। और जो निम्न रक्तदाब होगा, निम्न रक्तदाब उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटेंशन। दोस्तों जो निम्न रक्तदाब है उसको हाइपोटेंशन बोला जाएगा, और जो निम्न रक्तदाब होगा उसको हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अगर मान लो ब्लड प्रेशर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन, निम्न अगर क्या है लो ब्लड प्रेशर है तो हाइपोटेंशन। ठीक है, इसका जो हाइपरटेंशन जो होगी, मैंने आपको बताया था कि भाई 80 टू 120 तक का मामला होगा इसका, mmHg। ठीक है, अगर मान लो हाइपोटेंशन हो रहा है किसी को तो ये 80 से नेगेटिव चलेगा। अगर ये हाइपरटेंशन है किसी को तो 120 mmGh से क्या चलेगा नीचे। तो उसमें स्फेग्नोमोनोमीटर जो मापता है हमारे ब्लड प्रेशर को, उसमें यही तो होगा है। अगर इससे ऊपर चला गया तो उसे हमसे हाइपरटेंशन बोल देंगे। अगर इससे 80 है ना, 80 से नीचे चला गया तो उसको क्या बोल देंगे? हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर हमारा जो रक्तदाब है इसे नियंत्रण करने की अगर मैं बात करूं तो इसे नियंत्रण कौन करेगा? देखो, एक ग्लैंड होती है, यानी कि एक ग्रंथि होती है जो कहां पाई जाती है? हमारे वृक्क में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। किडनी में टोपी की तरह पाई जाती है। वो क्या करे? हमारे रक्तदाब को नियंत्रण करती है। दोस्तों जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पूरा की पूरी ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं वैसे ही बताया हूँ, मान लो ये हमारी कोई किडनी है, ये किडनी इस तरह से होती है हमारी, तो किडनी में है एक टोपी की तरह, इसको बोलते हैं कि टोपी की तरह कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऐसे, ये हो गया एड्रिनल ग्रंथि, है ना। ये क्या करती है? हमारे रक्तदाब को नियंत्रण करती है। रक्तदाब को नियंत्रण तो करती है, लड़ो या मरो की ग्रंथि भी किसी कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। रक्त का दाब को नियंत्रण करती है, यही करती है ना। एक राइट हो भाई, एक और का काम करे, आरबीसी के निर्माण में सहायता करे, थोड़ी सी मतलब उत्तेजना को बढ़ाने का काम कौन करे? ये करे एड्रिनल ग्रंथि। ये दोस्तों समझ गए होंगे यहाँ तक। तो ये पूरा सिस्टम में ग्रंथियों का आगे पढ़ाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, इस डायग्राम में दोस्तों यही है, आप जो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ लोगों ने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि हम आगे बढ़े और हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो हमने रक्तदाब के बारे में बात कर ली, क्यों हमारी बॉडी पर वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है और किससे रक्तदाब मापा जाता है, कितना होता है, जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाती है नॉर्मल, वो हमने सारी बात यहाँ पर कर ली है। तो दोस्तों एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अब एक चीज और है जो आरएच फैक्टर से रिलेटेड है, वो क्या है उसे देख लो। किसी भी अगर मान लो जो हमारी मानव की आरबीसी होती है ना, उसमें क्या होता है 80% तो आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, 20% क्या होता है इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, अगर क्या होता है, अगर कोई जिसमें आरएच पॉजिटिव है ना, अगर किसी में दो ऐसे, अगर पति पत्नी की हम बात करें, अगर मान लो एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव पति पत्नी है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर इनकी आपस में जब इनकी शादी हो जाती है तो क्या होता है कि इनका जो पहला बच्चा जो होता, पहला बच्चा वो तो जी जाएगा, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा वो नहीं जी सकता। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये कई बार पूछा गया प्रश्न, इस बीमारी का नाम यही एसएससी में भी पूछा गया दोस्तों, कई बार पूछा गया। भाई इरिथ्रोब्ला मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आरबीसी को क्या बोला जाता, इरिथ्रोसाइट बोला जाता, यानी कि आरबीसी में क्या होता है, इसमें ही ब्लास्ट हो जाता है आरबीसी में, क्योंकि भाई पहला क्या होगा, पहले तो इतनी एंटीबॉडीज होती हैं कि इसको सरवाइव कर लेती हैं, मतलब माता के अंदर इतनी क्षमता होती है कि इस चीज को सरवाइव कर जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों बच्चा बिल्कुल जीने का ही नहीं है, जब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उनकी आरबीसी में। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हमने क्या था, रक्तदाब के बारे में बात करा, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करा, जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं हर एक के बारे में हमने यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर लिया है, और आगे हम जो प्रश्न श्रृंखला है उसको भी चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो दोस्तों। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आप हमको बहुत प्यार दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ओके, अलविदा।